Hello everyone, welcome back in my YouTube channel where we will discuss about class 11 unit number 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। जहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको एक सीरीज चलाने वाला हूँ जहाँ पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम चाहे वो एनसीईआरटी हो सीबीएसई हो या अदर स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट यूनिट ऑफ वर्क। इनमें से कौन सा करेक्ट यूनिट नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं सी। ये क्या है, अर्ज ये वर्क का यूनिट है तो हमें बताना है नहीं है। तो जाउल ये है। तो वाट ये पावर का यूनिट है। तो एक्चुअल में यही हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो चुका है। और ऑप्शन का डी की बात करें तो ये न्यूटन मीटर है। चलो मैं इसको बता देता हूँ कि न्यूटन मीटर किस तरह से होगा। यदि न्यूटन मीटर की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस। क्या होता है एफ डॉट एस। एफ क्या होता है न्यूटन, ठीक है, यूनिट तो फोर्स का होता है न्यूटन, और एस का यूनिट मतलब मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन मीटर ये एक्चुअल में वर्क का यूनिट है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो चुका है। तो सेकंड एमसीक्यू पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाट इज, वाट क्या है, एक पावर का यूनिट है। तो इसके हमें यूनिट बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब। सेकंड ऑप्शन है किलोग्राम मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। थर्ड ऑप्शन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। और लास्ट ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से करेक्ट है। तो जहाँ पर आपको पता है पावर का यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है वर्क अपॉन टाइम। ये एक्चुअली में फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला क्या आता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क को मैं ई बाई टी लिख सकता हूँ क्योंकि वर्क क्या एक तरह की एनर्जी है तो ई बाई टी लिख सकता हूँ। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एनर्जी को मैं ध्यान से देखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर। यूनिट है हाफ एम बी स्क्वायर एक एनर्जी है तो डिवाइडेड बाई टी लिख सकता हूँ। और ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर अगर बात करें एम क्या होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या हो गया मीटर पर सेकंड, और लेकिन इसका स्क्वायर करना है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे क्या आएगा टाइम, टाइम का क्या आ जाएगा सेकंड। यदि ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड क्यूब। नीचे ऊपर जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -3 आएगा। तो ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास करेक्ट हो जाता है। तो क्या ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये थर्ड वाला, थर्ड के अंदर क्या है, थर्ड एमसीक्यू क्या बोलता है कि ए किलो वाट आवर इज यूनिट ऑफ। किलो वाट आवर किसका यूनिट है, पहला है ऑप्शन पावर, सेकंड ऑप्शन है एनर्जी पर यूनिट टाइम, थर्ड है वर्क, और डी ऑप्शन है पावर पर यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम। तो किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ किसका है वर्क का, किसका है वर्क। किलोवाट आवर एक्चुअल में हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर, ठीक है। तो किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी को हम वर्क लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो चुका है। तो फोर्थ ऑप्शन की बात करें, ओनली इफ ए फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज कंजर्वेटिव इज इट वर्क जीरो ए व्हेन द पार्टिकल मूव्स एग्जैक्टली वंस अराउंड एनी क्लोज पाथ। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जहाँ पर बताता हूँ कि क्यों करेक्ट है, क्योंकि जहाँ पर बात करें कंजर्वेटिव फील्ड की, कंजर्वेटिव फील्ड जो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, किस पे डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। यदि हम ध्यान से देखें इधर से चलते हैं और वापस इधर से घूम के इधर ही आ जाते हैं, इधर से चले थे और वापस इधर ही पहुंच चुके हैं इसी पॉइंट पे, इधर से चले और इधर पहुंच चुके हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमारे पास एक ही है। तो क्लोज कर्व के लिए एक्चुअल में कंजर्वेटिव फील्ड डिपेंड किस पे करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, और क्लोज कर्व के लिए ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहती है। तो दैट्स वाई जो वर्क डन हो जाएगा वो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर है, इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले। तो क्वेश्चन नंबर है 5।
देखो अनदर ऑप्शन इसके लिए आएंगे नहीं, क्योंकि इट्स वर्क ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। और सी ऑप्शन है डज इट ओबे न्यूटन सेकंड लॉ, ये भी नहीं आएगा। डज इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, ये भी नहीं आएगा। तो ओनली ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है, वायलेट करता है न्यूटन न्यूटन सेकंड लॉ को, ये भी नहीं आएगा ऑप्शन। तो सेकंड है वायलेट, सेकंड को नहीं करेगा, थर्ड को भी नहीं करेगा। तो मस्ट बी परपेंडिकुलर, ऐसा जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर होने पे द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन विच इट एक्ट तो कंजर्वेटिव फोर्स बनाए, ऐसा नहीं है। तो नन ऑफ द इज अब ऑप्शन होगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 6, तो क्या बोलता है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड। कब कंजर्व, ओनली व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल ऑब्जेक्ट। देखो बाहर से कोई फोर्स लगाने पे, यदि बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं और उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। अगर इंटरनल फोर्स ही लगते हैं तब भी जो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वो सिस्टम की क्या होगी, कंजर्व हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर से फोर्स लगाए तभी कंजर्व होगी। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ओनली वैन द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। अब एक्सटर्नल की बात पहले ही कर दी गई है कि जे भी नहीं हो सकता, पहला वाला गलत है तो सेकंड वाला भी गलत होगा। और ऑलवेज जे भी नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल ऑलवेज कंजर्व हो। और ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि ए फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ, कब कंजर्व होगा, इट्स वर्क डिपेंड ऑन द, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट वर्क डिपेंड ऑन द एंड पॉइंट ऑफ एवरी मोशन नॉट ऑन द पाथ इन बिटवीन। देखो इट्स वर्क डिपेंड ऑन द एंड पॉइंट ऑफ द एवरी मोशन। देखिए एंड पॉइंट की बात करें, क्योंकि मैंने पहले बोला कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, उन्होंने लिखा हुआ नॉट ऑन द पाथ। ठीक है, इन बिटवीन। तो एक्चुअल में ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे कट हो जाएंगे, इट ओबे न्यूटन सेकंड लॉ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, ये बिल्कुल ऑपोजिट बात है। इट वर्क इक्वल द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो आंसर जो ए आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ए लाइट एंड ए हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। A light and heavy body have a equal momentum which has greater kinetic energy। इनमें से किसकी greater kinetic energy होगी। तो आपको फॉर्मूला पता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कैसे निकालेंगे। आपको पता है kinetic energy इज इक्वल टू पी स्केयर डिवाइडेड बाय 2m होता है। कितना होता है, 2m। ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। kinetic energy इक्वल टू पी स्केयर डिवाइड बाय 2m। तो आप देखोगे कि जो kinetic energy है वो इन्वर्सली आ रही है मास के, किसकी आ रही है, मास के इन्वर्सली, मास के इन्वर्सली आ रही है, किसके, मास के। तो मास के इन्वर्सली आ रही है, इट मीन मास ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम है। तो हमें पूछा गया है ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी। तो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, जिसकी मास कम होगी। तो मास किसकी कम है, लाइटर बॉडी की। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि पूछा ही मुझसे यही किया गया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, A wall is thrown upward and turned to ground. Describe the parabolic path. Which of the following remains constant? इनमें से कौन सा कांस्टेंट रहेगा। देखो किसी बॉल को, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। किसी बॉल को हम ऐसे ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, ट्रजेक्ट्री, ये एक्चुअल में हमारे पास ट्रजेक्ट्री होती है, ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर में ऐसे गई बॉल। ठीक है, तो एक्चुअल में बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, कौन सा काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी नहीं। ठीक है, वेलोसिटी चेंज करेगी, ऊपर को जा रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी एक दो कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी के, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, बी एक्स लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक कौन सा आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। यदि ऊपर को फेंकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो कंजर्व कांस्टेंट नहीं होगी। यदि स्पीड की बात करें वो भी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि नीचे को ग्रेविटी लग रही है हर टाइम, क्या लग रही है, ग्रेविटी, हाइट की वजह से ग्रेविटी का इफेक्ट जरूर बने रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, और जो लेकिन जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी जगह पार्टिकल इधर पहुंच चुका है, इधर पहुंचेगा थोड़ी देर बाद, तो उसका जो एक कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, वो क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी आएगा इसमें, द पार्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टिकल कंपोनेंट कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी उसका पार्टिकल के अंदर पार्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज करेगी तो मोमेंटम भी चेंज करेगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो आगे जो बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि ए वॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर इफ देयर इज 40% 40% ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू इम्पैक्ट, देन आफ्टर वन इम्पैक्ट द बॉल विल गो अप। ठीक है, बोलना क्या चाहता है कि ए वॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट, इसी हाइट से बॉल को फेंका जाता है, कितना 10 मीटर हाइट से। तो 10 मीटर हाइट से फेंका जाता है, इफ़ देयर इज 40% एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, 40% एनर्जी का लॉस हो जाए इम्पैक्ट की वजह से, तो देन आफ्टर वन इम्पैक्ट द वॉल विल गो अप। ठीक है, जैसे ज़मीन के साथ टकराती है तो 40% एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है mgh, ये क्या है हमारे पास एनर्जी, तो mgh क्या है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि mgh, ठीक है, दूसरा mgh कितना परसेंट लॉस हुआ एनर्जी का, कितना 40% लॉस हुआ, तो कितना बचा 60%, 60/100 लिख देता हूँ, 60% है तो 60 से एक कट गया तो बचा क्या, ठीक है। तो जब हाइट कितनी है 10 दे रखी है, हाइट कितनी है 10 है, तो आगे क्या करेंगे आप देखो, इसमें mg से mg कट गया है, तो h इज इक्वल टू, जहाँ पर h डैश आएगा क्योंकि हमें निकालनी किसकी है, आफ्टर इम्पैक्ट निकालनी, h डैश आएगा इधर, h डैश इज इक्वल टू क्या बन जाएगा h टाइम्स, ठीक है, h टाइम्स, h कितना है, h कितना 10 है, 10 टाइम्स, और दूसरा कितना हो जाएगा 60/10, ये कट गया साथ में दोनों जीरो, तो बचा क्या 6h बचा। तो क्या आंसर आएगा 6 मीटर एक्चुअल में हाइट आएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कहता है कि टू पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, इक्वल लीनियर मोमेंटम के साथ चलता है, तो व्हाट इज द रेशो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो आपको पता है, फॉर्मूला वही लगाओ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। यदि ध्यान से देखा जाए तो मोमेंटम क्या है, उसने बोला इक्वल लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम तो भूल ही जाते हैं, मोमेंटम तो कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो जहाँ पर देखो जो काइनेटिक एनर्जी सीधी सी बात है डिपेंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पे करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो रेशो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 1 किसके लिए बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू 1, 2 किसके बराबर है m2 डिवाइडेड बाय m1 हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सली है ना। तो ठीक है, तो m2/m1, तो m2 कितना है 4 ग्राम, और नीचे क्या है 1 है, तो 4:1 आएगा इसका आंसर। तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा। देखो ये हम हमेशा याद रखना कि इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, इलास्टिक होता है 1, इनइलास्टिक के लिए तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, क्या आएगी 0, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, ये डायरेक्ट याद रखना है। तो आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 13, द टू वॉल हैविंग सेम टेम्परेचर कोलाइड इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, वेदर ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कंजर्व, इनमें से कौन सी क्वांटिटी कंजर्व है। देखो वेलोसिटी भी चेंज कर जाएगी, टेम्परेचर भी चेंज कर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज है, ओनली मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्या रहेगा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली, दो बॉडी जब इलास्टिकली कोलाइड करती है तो क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अलोन इज कंजर्व्ड, ये भी नहीं है, तो ओनली मोमेंटम इज कंजर्व, ये भी नहीं है, तो बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। देखो इलास्टिक कोलिजन के अंदर, देखो इलास्टिक की बात करें चाहे इनइलास्टिक की बात करें तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा रहेगा, लेकिन जब इलास्टिक की बात करें तब दोनों चीज़ें कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। ठीक है, लेकिन जब इनइलास्टिक की बात करें थे तब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसके लिए, क्योंकि इलास्टिक पूछा गया है तो दोनों कंजर्व होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि एक कोलिजन इज सेड टू बी कंप्लीटली कंप्लीटली इलास्टिक, क्या होगा इलास्टिक कोलिजन के लिए द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में क्या होगी, ई की वैल्यू क्या होगी 1, 0 क्या होगी 1 होगी, इलास्टिक के लिए 1 होगी और इनइलास्टिक के लिए क्या होगी 0। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी आएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ए बुलेट स्ट्राइक एंगेज द बुलेट स्ट्राइक एंगेज द ए वुडन ब्लॉक एंड इज एम्बेडेड इट। तो द नेचर ऑफ द कोलिजन इज, कोलिजन का नेचर कैसा होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा 16 का। तो आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यदि वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के इसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है बी स्क्वायर पे, ठीक है, डायरेक्टली। तो वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, अब वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो 2 टाइम्स कर दिया जाए इसको, तो क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो क्या आएगा इसका, 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 18 में क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 kg मास इज 1 जूल देन इट्स वेलोसिटी इज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वही फॉर्मूला लगाओ भाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी का स्केयर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखो 1 जॉल दे रखी है, इधर 1 आएगा और हाफ का हाफ आ जाएगा, और नीचे एम कितना है, 1 दे रखा है, 1 और बी का स्केयर बचेगा। ये 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स बी का स्केयर हो जाएगा। तो बी कितना आएगा, √2, कितना आएगा, √2। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। तो आगे जो नेक्स्ट है, पावर इज गिवन बाय, ऑप्शन नंबर सी आएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बी आएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ए पार्टिकल ऑफ मास एम हैज मोमेंटम पी इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो ऑप्शन नंबर सीधा डी याद रखना है इसके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 20, वर्क डन बाय सिंपल पेंडुलम इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि जीरो क्यों होगा, क्योंकि इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। क्योंकि देखो ध्यान से, इस तरह से पेंडुलम होता है, फोर्स हमेशा अंदर को लगता है, डिस्प्लेसमेंट किधर को होता है, इधर को, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस, कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो कोस 90 आएगा, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो वर्क कितना होगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो 22 क्वेश्चन क्या है, एक मैन पुश ए बॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस इट, ही डज नो वर्क एट ऑल। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखो पहली बात है, वर्क का फॉर्मूला होता है, कितना होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। देखो इधर क्या आ रहा है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो फोर्स मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। दोनों चीज़ें होनी चाहिए तभी वर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा रॉन्ग है, इसमें आंसर जो आएगा वो कुछ और आना है, लेकिन आपको ये करना कैसे है, इसको आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस आएगा, ठीक है। तो एफ का एस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, आई प्लस 2j माइनस 5k, यही फोर्स दे रखा, और साथ में आई प्लस 2j माइनस 2k करना था माइनस में। तो आई के साथ आई, आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, आई डॉट आई 1। तो कितना हो गया, 1 प्लस, ठीक है। और जे का जे के साथ करना है, तो जे का जे के साथ करें तो 1 आएगा, और 2 2 4 हो गया, और -5 है, और कितना है, -2 है। -5 -2 कितना हो गया, प्लस के 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। ऑप्शन कितना आना चाहिए हमारे पास, 15 आना चाहिए, लेकिन जहाँ पर ऑप्शन है नहीं, थोड़ा करेक्ट इनकरेक्ट है, तो इसका आप देख लेना, ठीक है। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 24 में कुली कैरी 5 kg लोड ऑन हिज हेड एंड कवर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन, कितना, स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो इसमें क्या बताया, हॉरिजॉन्टल पाथ वर्क इज डन बाय कुली। देखो कुली है, मैं बना देता हूँ, ये कुली है, ठीक है। इसने अपने लोड उठा रखा है, उसने इधर को चलता है 500 मीटर, कितना चला, 500 मीटर। देखो फोर्स किधर को लगा रहा है, ऑब्जेक्टिव पे फोर्स लगा रहा है, इधर को ऊपर को लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है। देखो फोर्स ऊपर को है, डिस्प्लेसमेंट इधर को है, एंगल कितना, 90 है। जब भी एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 बने तो वर्क की वैल्यू की आएगी, वर्क की वैल्यू जीरो आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25, ए मैन पुल ए बुकेट आउट ऑफ द वेल बाय मीन्स ऑफ रोप, द वर्क डन बाय ग्रेविटी। इस ग्रेविटी के द्वारा वर्क हमेशा नेगेटिव होगा। देखो कुएं में से पानी निकालना है, कुएं में से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, ऐसे पुले के थ्रू, ऐसे, ठीक है, ऊपर को फोर्स लग रहा है, ठीक है, और नीचे को ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है, दोनों क्या अपोजिट है, तो वर्क ऐसा ग्रेविटी का वर्क नीचे को लग रहा होगा तो नेगेटिव वर्क डन आएगा, फोर्स ऊपर को लग रहा है, ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी मैन के द्वारा लगाया जा रहा है, रस्सी के द्वारा एक्सटर्नल फोर्स है, तो दैट्स वाई ग्रेविटी वाला होगा नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वर्क डन जो जीरो होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे लगता है, कैसे लगता है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अंदर की ओर लगता है, डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ में इधर को हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, तो इसमें भी क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो भी जीरो आएगी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क की एग्जांपल कौन सी है, ए वर्क डन बाय विनिंग टीम इन ए टग ऑफ वार, ये भी नहीं आएगा। तो वर्क डन बाय लॉसिंग टीम इन टग ऑफ वार, ये आ सकता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बाय लिफ्टिंग ए बॉडी अबव द सरफेस हो, नेगेटिव वर्क डन की बात करिए तो दोनों क्या होंगे, यदि एक टीम लॉस करती है तो, ठीक है, दोनों अपोजिट लगा रही होगी तभी होगा, तो ठीक है, तो ग्रेविटी वाला और किसी बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तो दोनों क्या है, नेगेटिव वर्क डन बनाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम हैज ए मोमेंटम पी, इस काइनेटिक एनर्जी, देखो ऑप्शन नंबर डी है, इसका भी आएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ये फॉर्मूला याद रख लो बस। तो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, ए फोर्स डज ए मैक्सिमम वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है मैक्सिमम जो वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। तो नेक्स्ट क्या है इसके लिए, ए लोड कैरी 25 kg लोड इन इज हेड एंड ट्रैवल 20 मीटर इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी सेम है जैसे पहले किया, तो इसमें जीरो आना चाहिए था, देखो लेकिन इसमें जीरो ऑप्शन आया नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, ठीक है। तो थैंक यू, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।